तो आज की इस खास चर्चा में हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जिस कार्यक्रम में गए थे उस कार्यक्रम के में जो है फायरिंग हुई और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अब खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। एडवोकेट नरेंद्र आहूजा जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक से बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ पर। वहीं साथ ही हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड उमंग कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। थैंक यू जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी नरेंद्र आहूजा जी से। नरेंद्र जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कह सकते हैं कि ये फायरिंग हुई, जिस कार्यक्रम ये चल रहा था उस कार्यक्रम में तमाम कैबिनेट के बड़े चेहरे भी मौजूद थे, फायरिंग होती है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग का मामला नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप बालरू के अंदर थे और अभी ये जो हमला कार्यक्रम के दौरान ये फायरिंग हुई है जी हुआ जी। और उस कार्यक्रम में ये सुरक्षा के अलग अलग घेरों को तोड़ते हुए वह एक शॉटगन के साथ अंदर घुसा और एक स्थान पर उसने एक सुरक्षा अधिकारी पर, जो सीक्रेट सर्विस एजेंट था, उस पर उसने फायरिंग की। लेकिन उसने चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो उसका बचाव हो गया, लेकिन थोड़ी चोट आने की बात जैसा आप बता रही हैं कि बिल्कुल सामने आई है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की उपस्थिति में इस प्रेसिडेंशियल डिनर में, जिसमें कि देश विदेश के बहुत सभी संवाददाता वहां उपस्थित थे, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, उस कार्यक्रम में बॉलरूम के बाहर सुरक्षा घेरे को तोड़ने के प्रयास में एक सुरक्षा कर्मी पर एलन नाम के 31 वर्षीय कैलिफोर्निया के रहने वाले उस व्यक्ति ने शॉटगन से हमला किया। ये मामला सामने आया है और बाद में राष्ट्रपति ट्रंप, वहां पर JD वेंस उपराष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी और अन्य सभी तुलसी गाबार्ड और अन्य सभी कैबिनेट के सदस्यों और अधिकारियों को सुरक्षा कर्मियों ने, सीक्रेट एजेंट्स ने सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया। और थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप का पहले तो एक्स पर एक पोस्ट आता है, लंबा चौड़ा पूरी उस घटना का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि मैं इस कार्यक्रम को निरंतर आगे जारी रखना चाहता हूं, लेकिन सीक्रेट एजेंट्स उन्हें उस कार्यक्रम को उसी स्थान पर जारी रखने की सलाह नहीं देते। तो वह अपना व्हाइट हाउस में जाकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात को अपने ढंग से पूरी डिटेल में बतलाते हैं, साथ ही साथ उसे दो बातों से जोड़ते हैं। यहाँ इसका विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। पहली बात तो वो ये जोड़ते हैं कि ईरान युद्ध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और शांति वार्ता हम जारी रखने का प्रयास करेंगे, एक। और दूसरा, वो नवंबर में आने वाले चुनाव के साथ भी इस हमले को जोड़ते हैं। और जैसा कि उनके विरोधी निरंतर एक आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया चल रही थी और चुनाव प्रचार का काम चल रहा था, तब भी राष्ट्रपति ट्रंप पर एक हमला हुआ था और गोली कान के नजदीक से छूते हुए निकल गई थी और उन्होंने हाथ उठा करके फाइट 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 कहते हुए अपनी एक बहुत मजबूत इमेज वहां अमेरिकी जनता के सामने रखी। आज भी लगभग वैसा प्रयास है और नवंबर में मध्यावधि चुनाव भी हैं, लेकिन हाँ, अब इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद ही बाकी चीजें निकल करके सामने आएगी। लेकिन अपने ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बात तो स्पष्ट रूप से कही, ये लोन वोल्फ था, यानी कि इकलौता ऐसा हमलावर था जिसके पीछे अभी कोई हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। जी, ठीक है सर। उमंग कोहली जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि नरेंद्र आहूजा जी ने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया है इलेक्शन का, महायुद्ध का, तो अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फायरिंग को अगर हम लोग देखते हैं तो बयान भी सामने आ चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उनका ये कहना है कि इससे अच्छा कि मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? क्या ये सोची समझी साजिश थी, ये प्लान्ड था? आपको क्या लगता है? नहीं, इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। दिस इज नॉट एन अटैक मेयरली के कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, जो कि एक मेजर इवेंट है जिसके अंदर टॉप जर्नलिस्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज पब्लिक फंक्शनरीज वहां पे आते हैं। दिस इज अटैक ऑन एन आइडियोलॉजी। दिस इज व्हाइट हाउस स्पॉन्सर्ड इवेंट। इसको उसी तरह से देखना चाहिए कि ये नेशनलिस्टिक, जैसे प्रेसिडेंट के हमारे वो होते हैं, उसका कोई बैंक्वेट डिनर हो या कॉरेस्पॉन्डेंट्स
डिनर हो उसके अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर ही आ जाना इज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट। दिस इज नॉट सीन, इसको आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते कि उसके ऊपर अटैक कर दिया तो इससे उनकी इमेज बन रही है, नई इमेज बन रही है, ये तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी। वी हैव टू, दिस इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल जो कि यूएस के अंदर प्ले हो रही है एट वेरियस फोरम्स वेयर पीपल सपोर्ट द वॉर और डोंट सपोर्ट द वॉर, या इमिग्रेशन के रिलेटेड पॉलिसीज ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन अटैक्ड एंड वायलेंटली अटैक्ड। यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हैं, उनकी पॉलिसीज के ऊपर अटैक करने की कोशिश है, उनको फिजिकली हार्म करने की कोशिश है, वायलेंटली अटैक करने की कोशिश है। द परफरेटर हैज बीन शॉट डाउन, ही इज इंजर्ड, और जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी लगी है। इट्स अ मेजर इंसिडेंट, इट विल हैव रिपल इफेक्ट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। उनके जो है इसके रिपल इफेक्ट जो हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी होंगे। इसका ईरान के ऊपर भी इंपैक्ट होगा। इसको उससे आइसोलेट करके देखना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल मुद्दों की वजह से अपेरेंटली अटैक, अपेरेंटली क्या, ये तो बिल्कुल कोवर्टली और ओवर्टली क्लियरली दिख ही रहा है कि ये अटैक जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से फिजिकल अटैक किया गया है, टेररिस्ट अटैक है इन अ वे, टू टेरराइज द सिस्टम के वो ना करें जो वो कर रहे हैं। सो इसके जो है लार्जर इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके नवंबर के अंदर भी इम्प्लीकेशंस होंगे। मे बी प्रेसिडेंट ट्रंप की कंसोलिडेट होती है इससे पोजीशन। दिस इज नॉट स्टेज्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इस तरह की स्टेज्ड एक्टिविटीज नहीं की जाती हैं, बिकॉज इसके रेमिफिकेशंस बहुत लार्ज होते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है। वहां पे जो है उनकी डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अंडर द डिफेंस वो वेपन्स भी वेरी फ्रीली लोग वो कर सकते हैं। उन्होंने उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कर्व करने से मना कर दिया है कि राइट टू डिफेंस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उन्हीं वेपन्स को ऑफेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको यूज कर रहे हैं लोग for pushing forward their ideology violently। अभी इसकी डिटेल्स आनी बाकी हैं, बट इसके रिपरकशंस होने अगले 24 घंटे के अंदर ही शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर की वार्ता अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स के दोनों रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, वो रात को ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था। अभी इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक्स दोबारा से शुरू कर दिए। मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो सीज फायर तो टोटली आउट ही हो जाएगी। हिजबुल्लाह के साथ तो पहले ही सीज फायर नहीं डिक्लेयर्ड थी, लेकिन लेबनान के साथ भी मुझे लगता नहीं अभी इजराइल की सीज फायर अगले 24 घंटे तक और चल पाएगी। थर्ड एयरफोर्स कैरियर यूएस का पहुंच गया है हिंद महासागर से होते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, पर्शियन गल्फ के अंदर पहुंचने ही वाला है इन अनदर फ्यू आवर्स। उसको भी आप एक्शन में हो सकता है देखेंगे अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर। देयर विल बी सम वायलेंट रिपरकशंस जियोपॉलिटिकली एंड इंटरनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ दिस इंसिडेंट एज वेल एज व्हाटएवर हैज बीन हैपनिंग इन द लास्ट 48 आवर्स। जी ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। नरेंद्र जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जो पूरा सिनेरियो हुआ है इस समय, घटनाक्रम हुआ है, इसका असर आगामी चुनाव पर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा अमेरिका में? देखिए, आगामी चुनाव पर एक बात तो आपको तय रूप से माननी पड़ेगी कि राष्ट्रपति ट्रंप जब चुनाव जीत कर के आए तो चुनाव में उन्होंने दावा किया था और वादा किया था अमेरिकी जनता के साथ, मैं अमेरिका को आगे किसी भी युद्ध में नहीं धकेलूंगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद, चाहे वेनेजुएला का हो चाहे ईरान का युद्ध हो, और ईरान के युद्ध में जिस ढंग से अमेरिका फंसा है, वैसा उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि अमेरिका एक लंबे युद्ध में संघर्ष में फंस जाएगा। तो तय रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता तो निश्चित रूप से घट रही थी। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए अलग अलग देशों पर, उसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और यहां तक कि अब उनको रिफंड करना पड़ रहा। तो ट्रंप की नीतियों का एक तीखा विरोध अमेरिका के अंदर हो रहा है। और अमेरिका में होने वाले इन मध्यावधि चुनावों में अगर देखते हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो काफी घट गई थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई स्टेज्ड था, लेकिन इसका लाभ निश्चित रूप से, ये जो हमला हुआ है, इसका लाभ निश्चित रूप से ट्रंप को मिलने वाला है मध्यावधि चुनाव में, एक। और दूसरा, जहां तक बात है जियोपॉलिटिकल
सिचुएशन की, हार्मुज संकट की। तो जी हार्मुज संकट में तो इतनी बुरी तरह से इस समय अमेरिका फंस चुका है, और अमेरिका के कारण पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का एक दौर साफ रूप से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा संकट तो पैदा हो ही चुका है, और लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसका भी एक दबाव राष्ट्रपति ट्रंप पर है। इसीलिए ये यूनिलैटरल सीज फायर को आगे बढ़ाना, और अब लगता नहीं है कि उसको भी वह आगे बढ़ा पाएंगे, और युद्ध एक बार फिर से शुरू होने के कगार पर लग रहा है। और मैं जैसा अक्सर कहता हूं एक बात, कि ये जो वार्ता हो रही थी, शांति वार्ता, जी इसमें तो कमजोर मध्यस्थ और मध्यस्थ कभी तटस्थ था ही नहीं। इस कारण से भी इसका लगता ही था कि ये तो टूटेगी। जी। जी ठीक है। कोहली साहब, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। अपनी बात यहाँ पर नरेंद्र आहूजा जी ने रखी है, लेकिन गन कल्चर का जिक्र यहाँ पर अक्सर किया जाता है। अमेरिका में एक लीगल राइट कह सकते हैं जो बन गया है, और गन हर कोई इस समय कैरी करता हुआ नजर आता है। लेकिन आपको लगता है कि गन कल्चर का सबसे बड़ा मेन रोल है इस पूरे सिनेरियो में? दिस इज अ डिबेटेड टॉपिक। उनकी इंटरनल मैटर हैं स्टेट्स के, जिसके अंदर हमेशा से देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिबेट अराउंड इट। उनकी एक अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके अंदर उनको बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस गन कैरी करना अलाउ किया। और फिर गन लॉबी है जो उनको अलाउ करती है, गन लॉबी है जो पुश करती है पॉलिटिकल लेजिस्लेचर्स को कि वो जी इसको स्क्रैप ना करें। कुछ डाइल्यूटिंग डाउन उन्होंने की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड सम हैवी कैलिबर वेपन्स, एंड वो उन्होंने उसको कटेल डाउन किए हैं। हाउएवर इस केस के अंदर एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि ये जो हमलावर है ये किस ओरिजिन का है। क्या ये इमिग्रेंट है, क्या ये लोकल और या फिर जो है वो टूरिस्ट वीजा के ऊपर है, या क्या उसकी बैकग्राउंड है, या ये स्पॉन्सर्ड है किसी और कंट्री के द्वारा। क्या इसके अंदर ईरान, रशिया, चाइना या किसी और कंट्री का हाथ भी हो सकता है। ये सारे मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एंड पहले ऐसा देखा गया है कि सम यूक्रेनियंस हैव आल्सो ट्राइड, एंड ईरानियन हैंड भी देखा गया है इन सम ऑफ द अटैक्स ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप अर्लियर। तो ये डिटेल्स अभी क्लियर नहीं हुई हैं, और ये डिटेल्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्लियर होंगी। बट हाउएवर जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप की, मान लीजिए वो अटैक है, वो उनकी रिजॉल्व को और वीक करता है डेमोक्रेट्स के व्यू पॉइंट को, बिकॉज अगर कोई अटैक करता है तो, और रिपब्लिकन्स के व्यू पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है, तो अग्रेसिव स्टैंड ले सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड ले सकते हैं वेरियस पोजीशंस पे जो उनका है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। और उसी के चलते ही मुझे ऐसा लगता है एज एनालिस्ट कि उनका अग्रेसिव स्टैंड इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स बोथ, एक तो इमिग्रेशन के लिए, एंड दूसरा जो ईरान वॉर चल रही है उसके लिए। आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर ये सीज फायर पूरी तरह से विड्रॉ होती हुई नजर आएगी। मिलिट्री बिल्टअप पिछले 12 घंटे के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में हुआ है। देयर हैव बीन बीफिंग अप ऑफ डिफेंसेस ऑन द ईरान फ्रंट ऑल्सो। उन्होंने भी अपने डिफेंसेस को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के दोनों तरफ, एक तरफ काफी बिल्डअप किया है। उनकी मॉस्किटो टुकड़ियां और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने, यूएस ने भी कोई 36 के करीब शिप्स को पिछले 48 घंटे के अंदर ही इंटरजेक्ट किया है। दोनों तरफ से ब्लॉकेड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और इसके चलते एक एयरफोर्स कैरियर जिसके ऊपर अलग से 36 और प्लेन्स शामिल हैं, वो एरिया के अंदर मूव कर गया है। एंड इससे लग रहा है, मिलिट्री बिल्टअप से लग रहा है कि ये सीज फायर अब लास्ट नहीं करेगी। ये जो मैन एंड इक्विपमेंट मूव किया गया है, इसको यूज में लाया जाएगा, और यू विल सी अनदर स्पेट ऑफ अटैक्स। एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकेट बहुत ही बुरी तरह से चाइना को, ईरान को, यूएस का जो ब्लॉकेट है जी वो बहुत ही बुरी तरह से इंपैक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली चाइना को। और चाइना एलिफेंट इन द रूम है, और वो पुश कर रहा है, पहले पुश कर रहा था ईरान को नेगोशिएशन के लिए कि वो नेगोशिएशन कर ले, और अब वो पुश कर रहा है कि ईरान नेगोशिएशन ना करे। ये जो ब्लॉकेड है, इसको हटाने के लिए ईरान को मिसाइल्स फायर करना जरूरी है, ताकि ये जो शिप्स लगे हुए हैं, कोई 22 के करीब शिप्स जो है लगे हुए हैं डायरेक्टली जस्ट आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, इनको पुश बैक करके ब्लॉकेड किसी तरह से हटाया जाए।
तो सर इस पूरे सिनेरियो को हम हर एंगल से कहीं ना कहीं देख सकते हैं, इलेक्शन के लिहाज से देख सकते हैं, महायुद्ध के लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन आप हम दोनों हमारे साथ बने रहेगा। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होंगे और आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। वहीं इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये जो फायरिंग हुई है इसे किस तरीके से देखा जाए। तो उमंग कोहली जी से हम ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे। कोहली साहब, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि जी, ये फायरिंग की इन्वेस्टिगेशन अभी होनी बाकी है कि सोर्स क्या है, क्या मोटिवेशन है ऑफ द पर्सन जिसने फायरिंग ये कंडक्ट की है। क्या ये इमिग्रेंट है, क्या इसके तार ईरान से, यूक्रेन से या किसी और कंट्री से, जी, रशिया से या किसी और कंट्री से जुड़े हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। उसका मूल क्या है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी से उसका मोटिव पता चलेगा, व्हाई ही वांटेड टू अटैक दिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ये प्लान्ड अटैक है। कोई भी इतने इंपॉर्टेंट उसके अंदर इवेंट के अंदर जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर है, अंदर तक नहीं जा सकता जब तक कि उसने सम अमाउंट ऑफ प्लानिंग नहीं की है। वेपन्स यूज्ड भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, मल्टीपल वेपन्स उनके पास जो है, उसके पास जो है अटैकर के पास थे। सो दिस इज अ मेजर इंसिडेंट, दिस इज अ प्लान्ड इंसिडेंट एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट विद प्रिसीजन। तो उन्होंने आनंद भानन में ऐसे जस्ट कर नहीं दिया, कोई अटैक नहीं कर दिया कि कोई सिर फिर अंदर घुस गया है। सो इट इज अ मेजर क्राइम इंसिडेंट दैट हैज टेकन प्लेस, वायलेंट इंसिडेंट दैट हैज टेकन प्लेस। और इसके जियोपॉलिटिकल और रीजनल उनकी पॉलिटिक्स के अंदर रिपरकशंस होंगे। इसके रिपरकशंस उनके मिड टर्म पे भी होंगे और इसके रिपरकशंस आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप ईरान वॉर के ऊपर भी देखेंगे। ये नेचुरल साइक है। इफ अ पर्सन बिकम्स इंटरनली स्ट्रांग एंड ही इज अटैक्ड वायलेंटली बाय अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, उसको जो है रिटॉर्ट या जो है उसका उसको उसको वो फाइट बैक करने का नेचुरल एक आदमी की साइकोलॉजी होती है। वो ही प्रेसिडेंट ट्रंप दिखाएंगे और उन्होंने दिखाया भी है। एंड मुझे लगता है कि इसके रिपरकशंस आने वाले 48 घंटे के अंदर नजर आएंगे। जी सर, जैसे कि आपने आइडेंटिटी का जिक्र किया है, जिसने ये हमला किया उसको लेकर सिर्फ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन से सामने आई है कि वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है, 31 साल का ये व्यक्ति है, लेकिन अभी तक ये चीज क्लैरिफाई नहीं हुई है कि आखिरकार उसने किस इंटेंशन से ये फायरिंग की है। जी, तो ये बड़ी स्केची सी इंफॉर्मेशन है। जी, दिस इज जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन जो उसके आई कार्ड या उसके जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन से वहां पे ये जो पूरा का पूरा एरिया है, व्हाइट हाउस का विजिट मैंने कुछ साल पहले किया था। तो व्हाइट हाउस के अंदर, ये व्हाइट हाउस में हालांकि नहीं हुआ था, आप कह रहे हैं हिल्टन के अंदर हुआ था, बट उस एरिया के अंदर जो भी लोग आते हैं उनकी आइडेंटिटी काफी दूर से ही चेक कर ली जाती है। व्हाइट हाउस के अंदर कोई बैरिकेड्स कोई 1 किलोमीटर दूर लगे हुए हैं, वहां से जो भी कोई अंदर जाता है उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इंटरनेट के थ्रू जो है वो बुकिंग होती है, वो लिस्ट बनती है और फिर उसके बाद सिक्योरिटी के चेक होते हैं और वो एनरोलमेंट करनी पड़ती है पहले से ही, और फिर वो अप्रूवल जब आती है तभी आप उस एरिया के अंदर जा सकते हैं। आई एम श्योर कि उस एरिया के अंदर भी जाने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी एक चीज है, लेकिन उनकी डिजिटल सिक्योरिटी बहुत ही आला दर्जे की है जहां पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जाते हैं। तो आई एम श्योर उसकी डिजिटल वेरिफिकेशन तो पहले ही हो चुकी होगी। सो डिजिटल वेरिफिकेशन के बेसिस पर उन्होंने बता दिया कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनकी एज है। लेकिन उनके बाकी चीजें कि उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो इमिग्रेंट है या इमिग्रेंट उनके पेरेंट्स थे, क्या उनकी एथनिसिटी ईरानियन है, जी, यूक्रेनियन है या वहीं के लोकल हैं, उनकी ट्रंप आइडियोलॉजी के साथ क्या उनके वेरिएंट्स हैं कि वो इतने वायलेंट हो गए, या कि उन्होंने यहाँ तक सोचा कि अपनी जान की परवाह ना करके अटैकर ने अटैक करने की सोची, विच इज एक्चुअली डिप्लोरेबल। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ के एक बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। उसके रिपरकशंस तो नॉट ओनली यूएस के अंदर बट और डेमोक्रेसी के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर होते। एंड सेकेंडली इट इज डिप्लोरेबल कि डेमोक्रेसी के अंदर इतने वायलेंट मीन्स इस्तेमाल किए जा सके। जो भी किसी की ऑब्जर्वेशंस या रिजर्वेशंस प्रेसिडेंट ट्रंप से हैं वो अपने मिड टर्म के अंदर उसको जाहिर कर सकते हैं और फाइनली जब उनका कार्यकाल पूरा होता है तो वो डेमोक्रेटिकली उसको व्यक्त कर सकते हैं। वायलेंस हैज नो प्लेस इन डेमोक्रेसी।
जी, ठीक है सर। नरेंद्र जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। सुरक्षा का जिक्र लगातार सबसे पहले किया जा रहा है पहले मिनट से ही, लेकिन नरेंद्र जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ कि जब भी इस तरह के बड़े इवेंट होते हैं, अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए, तो किस तरीके से सिक्योरिटी होती है, कितनी कड़ी सुरक्षा होती है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, क्या लगता है आपको, कितने लेयर्स की चेकिंग होती है? क्योंकि ये शख्स बहुत ईजिली एंटर कर जाता है उस कार्यक्रम में। देखिए, इसमें बिल्कुल तय रूप से ये कोई ओपन कार्यक्रम नहीं था, खुला कार्यक्रम नहीं था कि कोई भी वहां पहुंच सकता है, जैसा कि बिल्कुल, हमारे यहाँ चुनावी रैलियां होती हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। एक क्लोज्ड कार्यक्रम था और इसके लिए जितने भी लोग, पहले जर्नलिस्ट पहुंचे, कॉरेस्पोंडेंट्स पहुंचे और प्रेसिडेंशियल डिनर था, इसके लिए बाकायदा उनका पहले का पूरा जांचने के उपरांत ही उनको अंदर आने की अनुमति दी जाती है। उसके बिना तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता और इसके लिए पासेस बनते हैं जी, और इसके लिए कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। और ये भी तय मान लीजिए, जो सीसीटीवी फुटेज अभी गोलीबारी का जारी हुआ है, या हिमल्टन होटल का एक सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है, उससे भी ये साफ दिखाई देता है कि बॉलरूम के अंदर तक ये हमलावर नहीं पहुंच सका और इसे इसने बाहर ही उस सुरक्षा घेरे को भेदने के लिए सुरक्षा कर्मी पर, सीक्रेट सर्विस एजेंट पर, जिसने की एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, उस पर गोली चलाई। और चूंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच सकी। और ट्रंप ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्हाइट हाउस में आने के बाद, उसमें कहा भी है कि मैंने उनसे बात की है, वो बहुत बहादुर अधिकारी हैं और उनकी बहादुरी के कारण ही मेरी जान बची और मैं उन्हें प्यार भी करता हूं और उन्हें सम्मान भी देता हूं। ऐसी बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही अपनी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बात और भी कही कि ऐसा आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे मेडिकल के लिए अभी ले जाया जा रहा है और सोमवार को कोर्ट में उसको पेश भी किया जाएगा। तय रूप से पूरी जानकारी जांच के उपरांत ही आएगी और इसके पीछे कौन है या नहीं है, या लोन वोल्फ अटैक है, ये तो केवल जांच के उपरांत ही पता लग पाएगा। लेकिन इसके रिपरकशंस तो तय रूप से दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि आने वाले मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप को इसका लाभ मिलेगा। जो उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही थी, वो कुछ संभलेगी, ऊपर उठेगी और ईरान युद्ध में जो एक टेम्परेरी सीज फायर था, वो जी। तो अब खत्म हो चुका, बेमानी हो चुका और अब युद्ध एक महायुद्ध की तरफ बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। और अब कोई वार्ता होने वाली इस्लामाबाद में नहीं लग रही। जी जी, कोहली जी, मैं आपके मैं पास यहाँ इसके पर अंदर आना चाहूंगी। जी जी, जी जी मैं इसके अंदर जो है ऐड कर दूं। जी, मैं बिल्कुल। वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर पहले काम कर चुका हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक। जी, एज इन चार्ज ऑफ पब्लिसिटी ऑफ एनसीसी आई हैव बीन कंडक्टिंग। जो भी टॉप मोस्ट हायरार्की वीआईपी होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं या उनके राष्ट्रपति हैं, उसके लिए पहले से जो भी उनके आउटर सर्कल में भी लोग आएंगे, उनकी पहले से ही पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है टू दी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जैसे यहाँ पे एसपीजी को दी जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है, लिस्ट दी जाती है। वैसे ही वहां पे सीक्रेट सर्विसेज को उनकी जानकारी दी जाती है कि कौन कौन लोग वाले हैं और उस दायरे में भी आने जी, वाले हैं। 500 मीटर के दायरे में लगभग आने वाले हैं आउटर सर्कल के अंदर। फिर इनर सर्कल होता है और एक रेड कॉरिडोर होता है जो लोग इंटरेक्ट करेंगे वीवीआईपी के साथ। तो इस तरह के 3 टाइप ऑफ पासेस बनाए जाते हैं और सब जगह सिक्योरिटी इसी तरह की होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप की भी सिक्योरिटी इसी तरह की है, क्योंकि वो सेकंड सर्कल तक पहुंच गए थे, आउटर सर्कल से अंदर आ गए थे। तो ये जांच का विषय है कि किस तरह से पहुंच गए थे, क्या सिक्योरिटी की चूक हुई है या गलत किसी आदमी को पास दे दिया गया है अंदर आने का, सेकंड टियर तक आने का, या फिर जो कोई जिसको जो है वो पास दिया है वो वेपन लेके वहां तक भी आ कैसे पाया। ये भी एक जांच का विषय है, बिकॉज वेयर द वीआईपी इज, उसके जो है 500 से 700 मीटर के दायरे में जो जी, एक स्मॉल आर्म्स की रेंज होती है, वहां पे किसी को भी वेपन के साथ पहुंचना अलाउड नहीं होता है। उसको बाहर के दायरे में ही चेक कर लिया जाना चाहिए था, आउटर पैरामीटर के अंदर ही चेक कर बिल्कुल। लिया जाना चाहिए था। सो ये जो है सिक्योरिटी के अंदर भी कहीं चूक हुई हो सकती है या फिर गलत आदमी का पास बना हो सकता है, वो भी एक जांच का विषय है। क्या इसके अंदर इंटरनल कोई मिली भगत है, ये भी एक जांच का इशू है। हाउएवर सिक्योरिटी ब्रीच बिसाइड्स
इसके अंदर जो है किस लेवल के ऊपर डिवाइडेड हो गई है सोसाइटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, किस लेवल के ऊपर पोलराइज हो गई है पूरी ह्यूमैनिटी राइट नाउ, ये क्लियरली दर्शाता है। ये तीसरा या चौथा अटैक है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर पिछले 1.5-2 साल के अंदर। एंड कुछ बहुत ही नैरो मिसेस हुई हैं जिसके अंदर फायरिंग भी हो गई है, और कुछ बिल्कुल सर, सवाल यहाँ पर बहुत खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर ही कि आखिरकार कैसे ये व्यक्ति जो है एंटर करता है इस पूरे हॉल में और इस तरह के सिनेरियो करता है, इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम देता है। आज आपको बता दें कि डिनर पार्टी के दौरान फायरिंग हुई वॉशिंगटन डीसी में, और इसी पर बातचीत करें हम खास मेहमानों से और आखिरकार समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो कोहली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नरेंद्र आहूजा जी भी अब हमारे साथ बने हुए हैं। कोहली साहब, ब्रेक से पहले आपसे बातचीत कर रहे थे, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि ये सिक्योरिटी के 3 टियर हमेशा रहते हैं। जो टॉप मैन होता है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हो, जिसके अंदर डिजिटल सिक्योरिटी फर्स्ट पैरामीटर एक्चुअली रहता है, जिसमें लगभग 15 से 20 दिन पहले ही या मिनिमम एटलीस्ट 10 डेज पहले तो लिस्ट्स मंगवा ली जाती है कि कौन कौन लोग वो 500 मीटर्स के पैरामीटर के अंदर आएंगे, जो एक मेजर इवेंट, पब्लिकली अनाउंस्ड इवेंट हो रही है उसके अंदर। और फिर उनको वेट करके अप्रूवल दी जाती है, और फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पासेस दिए जाते हैं जो कि रेड, येलो और ब्लू पासेस की तरह से होते हैं, जो कि आउटर पैरामीटर के अंदर लोग रहते हैं। क्लोज पैरामीटर के अंदर लोग, इंक्लूडिंग चाहे वो वेटर्स हों, चाहे वो फंक्शनरीज हों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, उनको रेड पासेस जिनको दिए जाते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक भी होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किधर से आते हैं, क्या करते हैं जी। जो थोड़े आउटर पैरामीटर में गेस्ट्स वगैरह रहते हैं, उनका डिटेल में बैकग्राउंड चेक चाहे नहीं होता है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को उनको वेट करना पड़ता है कि ये ठीक आदमी है और हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वेपन्स तो अलाउड ही नहीं होते हैं, और थर्ड पैरामीटर में भी अलाउड नहीं होते हैं। तो वो थर्ड पैरामीटर से सेकंड पैरामीटर तक पहुंच गए और वहां की सिक्योरिटी तक आ गए। तो इसके अंदर क्या चूक हुआ और किस तरह से चूक हुआ, क्या कोई इंटरनल एलिमेंट भी मिला हुआ था, या फिर गलत पास इशू हो गया, या फिर आइडियोलॉजी का पता नहीं चलता और ये वेपन किस तरह से स्नीक इन करके अंदर लाया गया, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उनकी एथनिसिटी क्या है, उनका रिलीजन क्या है जिसने अटैक किया है, ये भी चेक करने की जरूरत है, और ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। और इसके ऊपर ही रिटॉर्ट और रिएक्शन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का और प्रेसिडेंट ट्रंप का आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटॉर्ट और रिएक्शन डेफिनेटली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते अटैक किया गया है। और इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, या उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ये भी अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। इन एनी केस दोनों ही जियोपॉलिटिक्स में एज वेल एज उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इसके रिपरकशंस होने वाले हैं। मेरे साथी गेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके मिड टर्म के ऊपर मेजर प्रभाव पड़ने वाला है। ट्रंप इसको एज अ थ्रेट टू हिज आइडियोलॉजी बताएंगे और कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे अपने वोट बैंक को एज वेल एज रिपब्लिकन सपोर्ट को, एंड ही विल ट्राई टू ब्लेम इट ऑन द डेमोक्रेट्स कि ये डेमोक्रेट्स इस तरह की पोलराइजिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसके अंदर वायलेंस की जगह है। और जियोपॉलिटिक्स पे इसका असर ये होगा कि उनका स्टैंड और रिजिड होगा, वो जो है अग्रेसिव स्टैंड ले सकते हैं। जिस तरह की प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर है, वो ऑलवेज व्हेनेवर ही इज अटैक्ड ही अटैक्स। बिल्कुल सर, जब भी इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई एग्रेसिव जो स्टैंड है यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन आप किस तरीके से वो स्टैंड लेंगे या फिर किस तरीके का प्रभाव जो इलेक्शन पर पड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर महायुद्ध की भी अगर बात करें, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी होनी बाकी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आनी बाकी है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, अपनी अपनी बात यहाँ पर रखने की कोशिश की है।